हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे बेटा आप सभी, और आशा है सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 8 के क्लास 7 चैप्टर 8 रहीम के दौरे के क्वेश्चन आंसर करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। कल इसका जो एक्सप्लेन था वो करवा दिया था अच्छे से। तो इसके क्वेश्चन तो सिर्फ 3 ही हैं, 2 ही हैं मेन। तो ये देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें से अच्छे से समझा देती हूँ, आप खुद से एक्सप्लेन करना बेटा, समझना है सिर्फ इनको, कुछ वो नहीं करना, याद नहीं करना। तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। ये देखिए यहाँ से 2 ही क्वेश्चन है बस मेन, तो बाकी तो नीचे उनकी व्याख्या ही है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है, यानी कि कोई तो कथन है और कोई प्रमाणित करने वाला, ये प्रूफ देने वाले उदाहरण है, ठीक है। तो आपको इन दोनों की पहचान कर कर अलग अलग लिखने हैं। कोई तो सच है और कोई प्रमाणित है, यानी कि प्रमाण देने वाली। तो उसमें आपको जो ये इसमें लाइन है दोहों में, वही कथन और प्रमाणित करने वाला उदाहरण ऐसे लिखना है। पहले कथन में लिखना है, कथन में विपत्ति कसौटी जे कसे तही साचे मीत, ये तो कथन में आएगी। रहीमन मछली, यानी कि जो इसमें बुक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कौन सी किस में लिखनी है। सब नीचे वाली जो हैं, जो ये वाली है ना, नीचे वाली, सारी नीचे वाली लाइन है ये वाली, सॉरी, कहीं रहीम पर काज वाली, धनी पुरुष वाली, ये जो नीचे वाली लाइनें हैं ना, ये आपको कथन में लिखनी है सबसे पहले, कथन में, ठीक है। प्रमाणित करने वाली ऊपर वाली है और कथन में है नीचे वाली सभी लाइनें। तो जो 5 दोहे हैं ना, पांचों में जो नीचे वाली लाइन है वो तो कथन है सभी, कैथ है, मैंने लिखा हुआ है पहले ही, कथन है। और जो ऊपर वाली हैं ये सभी प्रमाणित करने वाली लाइनें हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे, ये वाली, और जैसे जाल परे जल जात, ये वाली, ये सारी प्रमाणित करने वाली। तरवर फल नहीं खाता, ये भी प्रमाणित दिखानी है। तो ऊपर वाली प्रमाणित है, नीचे वाली सारी लाइनें क्या है, कथन वाली लाइन है। बस इतना ही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे। यानी कि क्वार के मास के जो बादल होते हैं उनकी तुलना उन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले धनी थे, अब किसी कारण से निर्धन हो गए हैं और वे बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहों के आधार पर आप सावन के बरसने वाले और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। यानी कि जो सावन के बादल है वो बरसते हैं, और जो मतलब सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहेंगे। जो धनी व्यक्ति होते हैं जब निर्धन हो जाते हैं, तो इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, जब जो धनी व्यक्ति पहले थे किसी कारण से अब निर्धन हो जाते हैं, वो अपने पीछे की बातों को याद कर कर उनका बार बार वर्णन करते हैं, ठीक है। तो उनको तुलना किससे की है, गरजने वाले बादलों से। अश्विनी क्वार के मास के, अगर अश्विनी भी ध्यान नहीं रहता तो आप क्वार के मास ही यूँ का यूँ लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बार बार वर्णन करते हैं जिसमें उनका घमंड स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी कि जो वो अपने पहले की बातों को बार बार गाते हैं तो उनमें उनका घमंड स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे अमीर न होकर भी अमीर होने का ढंग रचते हैं। वो अमीर नहीं है फिर भी वो अमीर होने का ढंग हमेशा रचते रहते हैं। जिस प्रकार अश्विनी के महीने में, क्वार के महीने में बादलों में पानी न होने पर भी वो बहुत गरजते हैं। जो क्वार के मास के जो महीने के जो बादल हैं वो जो बहुत गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उनमें पानी ही नहीं होता। किंतु सावन के महीने के जो बादल होते हैं, आपको क्वार के बादल और सावन के बादल का वर्णन करना है। क्वार के बादल जो होते हैं वो बहुत गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उनके पास पानी नहीं होता। किंतु जो सावन महीने के जो बादल होते हैं वो जल से भरे होते हैं, उनके पास बहुत पानी होता है, वो गरजते भी हैं और वर्षा भी करते हैं, ठीक है। वे केवल गरजते नहीं है, वर्षा भी करते हैं, जिससे धरती की प्यास भी बुझती है और तरह तरह की वनस्पतियाँ उगकर धरती को हरा भरा कर देती है। जब सावन की बारिश होती है तो बहुत सारी वनस्पतियाँ उगती है, घास फूस उगते हैं, हरियाली होती है ना। तो आपको यही चीज़ें दिखानी है कि एक तो जो गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति गरीब हो गया है तो वो बार बार अपनी बातों का वर्णन करता है, अपना घमंड दिखाता है। उसके बाद दोनों ही क्वार के मास का बादल और सावन के मास के बादल का वर्णन अलग अलग दिखाना है। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। क्वार के बादल हैं वो गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उनके पास पानी नहीं होता। जबकि जो सावन के जो बादल होते हैं उनके पास
पानी भी होता है, वो गरजते भी हैं, बरसते भी हैं और अब पूरी प्रकृति को हरा भरा भी कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है इसमें। और दोहों के आगे जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि जैसे कि नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे। तो तरवर फल नहीं खाता है, ये जो स्टेंजा है, तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। एक तो ये है और एक ये है धरती वाला। इन तीनों को हमने अच्छे से उसमें दिखाना है। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परी सो सही रहे तयो रहीम यह देह। इसमें ये है। तो पहले तरवर वाली बोलेंगे हम। तरवर में क्या एग्जाम्पल दिया है कि जो तरवर होते हैं और तालाब होते हैं, तरवर फल नहीं खाते, सरवर पियत न पात। यदि हम पेड़ों और तालाबों की भांति परोपकारी बन जाएं, यानी कि उसमें ये कहा अगर आप ऐसा, तो इसमें लाभ बताने, यदि हम पेड़ों की तरह और तालाबों की तरह परोपकारी बन जाए तो हमारे जीवन में घमंड और मोह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो परोपकारी हैं। पेड़ और क्या है, पेड़ हैं और तालाब है। पेड़ और तालाब है, दोनों बहुत ही परोपकारी है। अगर हम इनकी तरह परोपकारी हो जाएं तो हमारे जीवन में घमंड और मोह खत्म हो जाएगा। इससे हम सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकेंगे। समाज से छोटे छोटे ऊंच नीच गरीब आदमी का भेदभाव, समाज में छोटे छोटे जो ऊंच नीच है और जो गरीब अमीर का भेदभाव वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें धरती वाला एग्जाम्पल में क्या दिखाना है, यदि हम धरती की बातें सुख और दुख को समान रूप से सहन करना सीख जाएं। जिस तरह धरती है घाम को, सर्दी को, मेघ को, सबको समान रूप से सहन करती है, उसी प्रकार अगर हम भी सुख और दुख को, धरती की तरह सुख और दुख को समान रूप से सहन करें तो हमारे जीवन सुखी हो जाएगा। जीवन में किसी प्रकार से असंतोष का भाव नहीं रहेगा। किसी प्रकार से, यानी कि हम सबको समान रूप से देखेंगे, सुख और दुख को, तो कोई असंतोष की भावना ही पैदा नहीं होगी। इससे आने वाले दुखों को आसानी से सहन करने की क्षमता भी आ जाएगी। जो दुख आने वाले हैं उनको भी आसानी से सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। किसी प्रकार का कोई लोभ भी नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, तो आपको बस ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है। और एक ये देखिए बेटा नीचे है भाषा की बात। जो इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों से प्रचलित हिंदी रूप में लिखिए, जैसे परे, पड़े, रो, पड़ी। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन तो खैर आते नहीं हैं ये वाले, बट देख लेते हैं। विपत्ति का विपत्ति, ये क्वेश्चन आते नहीं इस तरीके, छोड़ो इनको। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। कवि रहीम के सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है। कवि ने रहीम के सच्चे मित्र क्या पहचान बताई है। कवि रहीम ने बताया है कि मनुष्य के पास जब धन दौलत आ जाती है ना, तो बहुत से लोग सगे संबंधी बनने की कोशिश करते हैं। जब मनुष्य के पास धन दौलत होती है तो बहुत से लोग उसके सगे संबंधी बनने की कोशिश करते हैं, परंतु सच्चा मित्र तो वही होता है जो न केवल सुख अपितु मुसीबत में भी साथ देता है, मुसीबत में भी साथ नहीं छोड़ता है, वो सच्चा मित्र होता है। विपत्ति ही सच्चे मित्र की कसौटी होती है, यानी कि विपत्ति आती है जब भी सच्चे मित्र का पता हमें चलता है। तो आप इसमें क्या बताएंगे, सच्चे मित्र की पहचान बताइए। जब धन दौलत आता है तो सच्चे मित्र, बहुत सारे सगे संबंधी हमारे सच्चे बनने की कोशिश करते हैं, किंतु सच्चा मित्र वही होता है जो केवल सुख में नहीं मुसीबत में भी साथ नहीं छोड़ता। ठीक है, और विपत्ति को ही सच्चे मित्र की कसौटी होती है। विपत्ति में देखा जाता है कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है। ओके, आगे बेटा, मछली के उदाहरण के माध्यम से कविवर रहीम से क्या संदेश दिया है। मछली के उदाहरण के माध्यम से कविवर रहीम ने सच्चे प्रेम की पहचान बताई है, यानी कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। मछली का उदाहरण देकर उसने बताया है कि मछली है वो पानी से सच्चा प्रेम करता है, जबकि पानी मछली से सच्चा प्रेम नहीं करता। तो इसमें उदाहरण, मछली के उदाहरण के द्वारा कविवर रहीम ने सच्चे प्रेम की पहचान बताई है। मछुआरे द्वारा, जब मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं तो मछलियाँ फंस जाती है, मछलियाँ तो फंस जाती है उस जाल में, और पानी है, जल है वो साथ छोड़ देता है मछली का, किंतु मछलियाँ पानी का मुँह नहीं छोड़ती।
जबकि मछलियाँ होती है वो पानी का मुंह नहीं छोड़ती, वे पानी से दूर रहकर अधिक देर तक जीवित नहीं रहती, वो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती, यानी कि वो मर जाती है। पानी से उसका बहुत अधिक प्रेम है, तो वो उसका सच्चा प्रेम दिखाया गया है मछली का पानी से। और पेड़ और तालाब में क्या क्या, पेड़ और तालाब से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कवि ने पेड़ और तालाब का उदाहरण देकर बताया है, जिस प्रकार बहुत से पेड़, देखो ये क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा में है, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो शायद नहीं आएंगे ये, उनमें से जो इनके अभ्यास, किसी इनका आपको घुमा फिरा के कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनका आंसर आपको आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ये बता रही हूँ, बाकी MCQ भी करवाएंगे इसके। कवि ने पेड़ और तालाब के उदाहरण से हमें ये बताया है कि जिस प्रकार पेड़ बहुत से फल उत्पन्न करता है, जिस प्रकार पेड़ बहुत से फल उत्पन्न करता है किंतु स्वयं नहीं खाता, दूसरों को खाने के लिए देता है, उसी प्रकार तालाब भी जल का प्रयोग स्वयं नहीं करता, दूसरों को देता है। इनकी बातें हमें भी जीवन में परोपकार की भावना रखनी चाहिए। पेड़ और तालाब की बातें हमें भी लोगों के लिए परोपकार की भावना रखनी चाहिए। अपनी कमाई में से कुछ अंश दूसरों को भले के लिए लगा देना चाहिए, इससे हमारे मन को संतोष मिलता है। अपनी कमाई से जो कुछ अंश होता है वो दूसरों के भले के लिए लगा देना चाहिए, इससे हमारे मन को, हमारी जो कमाई है उसमें से हमें कुछ पैसा दूसरों के भले का काम करना चाहिए, इससे हमारे मन को बहुत संतोष मिलता है। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन थे इसके। और अब हम इसके MCQ करेंगे। MCQ इसमें 11 हैं, आप ध्यान से देखना कितने आपको आते हैं। ठीक है। रहीम के दोहों का प्रमुख विषय क्या है। तो रहीम के जो दोहे हैं वो नीति का ज्ञान देते हैं, राजनीति का देते हैं, आर्थिक ज्ञान देते हैं या ज्योतिषी का देते हैं। तो रहीम के जो दोहे हैं वो नीति का ज्ञान देते हैं। रहीम के जो दोहों में क्या है, नीति का ज्ञान है। रहीम के अनुसार कैसे लोग सुख के समय सगे संबंधी बनते हैं। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो सुख के समय सगे संबंधी बनते हैं, लेकिन जो विपत्ति में काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। विपत्ति किसकी कसौटी बताई गई है। विपत्ति मित्रता की कसौटी बताई गई है। कवि के अनुसार कौन जाल से बह जाता है। जल। मछली जल का मोह क्यों नहीं छोड़ती। क्योंकि वह उससे प्रेम करती है, वह जल से प्रेम करती है, इसलिए मछली जल का मोह नहीं छोड़ती। अगर उसे जल से अलग कर दिया जाए तो वो मर जाती है। समझदार लोग संपत्ति किसके लिए संचित करते हैं। समझदार लोग दूसरों के हित के लिए संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। अमीर से निर्धन बने व्यक्ति की तुलना किससे की गई है। अमीर से निर्धन बने व्यक्ति की तुलना कवार के बादल से की गई है। अमीर से निर्धन बने व्यक्ति की तुलना कवार के बादल से की गई है। कवि ने धरती का प्रमुख गुण कौन सा बताया है। कवि ने धरती का जो प्रमुख गुण है वो है धरती बहुत ही सहनशील है। वो हर चीज़ को, सर्दी को, धूप को, सबको समान रूप से सहन करती है, तो सहनशीलता है इसका। नेक्स्ट है बेटा, कौन से लोग संपत्ति को दूसरों के लिए इकट्ठा करते हैं। सज्जन लोग संपत्ति को दूसरों के लिए इकट्ठा करते हैं। रहीम जी ने मानव जीवन को किसके समान धैर्य धारण करने वाला बताया है। रहीम जी ने मानव को धरती के समान धैर्य धारण करने के लिए बताया गया है कि धरती के समान मनुष्य भी सहनशील होना चाहिए, सुख दुख को समान रूप से सहन करे। नेक्स्ट है, पठित दोहों में कौन अपनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते। तालाब और पठित दोहों में कौन अपनी वस्तु का प्रयोग नहीं करते। तालाब और वृक्ष होता है वो अपनी वस्तु का प्रयोग नहीं करते, दूसरों के लिए, दूसरों को पानी देते हैं, दूसरों को छाया देते हैं, फल देते हैं। ठीक है बेटा, यही थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी अच्छे से इसको रीडिंग कर लीजिए, सभी क्वेश्चनों को भी और सभी MCQ को भी, और इनको अच्छे से समझ लेना। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ओके बेटे, बाय।